नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कल शपथ ग्रहण के बाद धामी कैबिनेट की आज पहली बैठक होगी। विधानसभा में शाम 4:30 बजे ये कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सहमति बन सकती है और कैबिनेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हाई प्रोफाइल कमेटी बना सकती है। साथ ही विधानसभा सेशन बुलाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। आपको बता दें, सोमवार से विधानसभा सेशन की शुरुआत हो सकती है। तो हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई जा सकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए और जल्द ही इस पर सहमति भी बन सकती है। आपको बता दें, अपने घोषणा पत्र में धामी यानी बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर घोषणा की थी कि जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, फिलहाल सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून पर सहमति बन सकती है। इसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। सभी धर्मों, सभी वर्ग के लिए एक समान कानून होगा। ये एक तरह से धर्मनिरपेक्ष कानून है फिलहाल हर धर्म के लिए, क्योंकि अलग कानून है। लेकिन अगर सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू हो जाता है तो सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू हो जाएगा। शादी, तलाक और जमीन के बंटवारे को लेकर एक ही कानून बनेगा। तो वहीं कल शपथ ग्रहण से पहले टपकेश्वर मंदिर पहुंचे धामी और वहां पर पूजा अर्चना की। पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के सवाल का जवाब भी दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जब भी पहली ही कैबिनेट बैठक होगी, हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे और चुनाव के दौरान किए गए सारे वादों को पूरा करेंगे। कॉमन सिविल कोड लागू करने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। आज हमारा शपथ होगा। जब भी हमारी कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो उसमें जो भी हमारे संकल्प हैं, उन संकल्पों पर हम आज हमारा शपथ होगा। जब भी हमारी कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो उसमें जो भी हमारे संकल्प हैं, उन संकल्पों पर हम देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्योंकि आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, तो क्या लगता है घोषणा पत्र में जिस तरह से समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की गई थी, उस पर आज सहमति बन सकती है? बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरिद्वार से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर काफी एक्सरसाइज की है कि आज जो विषय आएंगे कैबिनेट के लिए उसको लेकर एक्सरसाइज हुई है, क्योंकि पहली कैबिनेट है और जाहिर तौर पर जो 2022 के चुनाव में संकल्पों की बात बीजेपी ने की, पुष्कर सिंह धामी ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वो बातें कहीं ना कहीं उनकी कुछ झलक पहली कैबिनेट में हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे मसला सेंटर का है, लेकिन हाँ, सरकार इस पर एक कमेटी का गठन कर सकती है। उत्तराखंड में तरीके से लागू हो सकता है। समान नागरिक संहिता की बात पूरे देश में हो रही है, लेकिन राज्य के तौर पर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने यह बात जरूर कही थी इलेक्शन से पहले कि हम चाहते हैं कि यहां पर भी समान नागरिक संहिता लागू हो उत्तराखंड में। तो उसको लेकर एक हाई पावर कमेटी का आज गठन हो सकता है। इसके अलावा और भी दूसरे विषय जिनमें खास तौर पर अगले जो विधानसभा सत्र होना है उसकी तारीख का विषय है। इसके अलावा जो अहम विभाग हैं जिनमें जो सीधे जन कल्याणकारी योजनाएं जिनसे जुड़ी हैं, वो स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, वन हो, क्योंकि अब गर्मियों के दिन आएंगे तो फॉरेस्ट हो, ऐसे तमाम विषय हैं जो आज की कैबिनेट में आ सकते हैं। और सरकार कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाएगी कि वो जनता के मुद्दों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। जी दीपांकर, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है, क्या लगता है चुनौतियां तो अभी बहुत है उनके लिए, कैसी किस तरह की चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा अभी? बिल्कुल, सबसे खास बात पुष्कर सिंह धामी के साथ इस बार जो है वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 6 से 8 महीने का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड का देखा है, इस राज्य को चलाया है। तो उतना उन्हें इस बात की जानकारी उन्हें जरूर है कि किस तरीके से शासन से काम लेना है, अधिकारियों से किस तरीके से काम लेना है, कैसे गांव योजनाओं को गांव के लेवल तक पहुंचाना है, ब्लॉक बूथ लेवल तक पहुंचाना है, किस तरीके से लोगों तक चाहे पेयजल हो, बिजली हो, सड़क हो, तमाम जिन बातों की उम्मीद एक आम व्यक्ति करता है, वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसको लेकर किस तरीके से काम करना है, वो बातें पुष्कर सिंह धामी को पता है। तो अब पुष्कर सिंह धामी का अगर आप ये कहेंगे इंटर्नशिप वाला कार्यकाल तो कंप्लीट हुआ, अब उनका ये फुल कार्यकाल है, जब वो पूरे फुल मेजॉरिटी के साथ एक 47 विधायकों की सरकार चला रहे हैं और अब उनके पास पूरा मैंडेट है, तो जाहिर तौर पर चुनौतियां तो उनके सामने रहेंगी, चाहे वो सेंटर की स्कीम्स को पूरी तरह जमीन पर उतारने की बात हो,
सबसे बड़ी बात है कि अभी गर्मियों के दिन आएंगे, पेयजल को लेकर तमाम शहरों में दिक्कतें रहती हैं, उस समस्या को दूर करने की बात हो, फॉरेस्ट फायर को रोकने की बात हो, और इसके साथ साथ प्रशासन, सबसे बड़ी बात है कि करप्शन कहीं पर भी ना आए, करप्शन कहीं पर ना हो, एंड जीरो टॉलरेंस पर सरकार चले। इन सारी बातों को पुष्कर धामी के साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि वो फेस हैं सरकार के, और उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को वो अपनी इस सरकार में पूरा करेंगे। दीपांकर, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि कॉमन सिविल कोड के लिए हो सकता है कमेटी बनाई जाए, क्या लगता है आपको कमेटी में कौन कौन से नाम शामिल किए जा सकते हैं? अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी कि किसको इस कमेटी में जगह दी जाएगी, लेकिन हाँ, पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिछले कार्यकाल में कुछ बातों के संकेत साफ तौर पर दिए थे। खासतौर पे धर्मांतरण की जो स्थितियां हैं उसको लेकर तमाम विधायकों ने भी क्वेश्चन किया था कि ये स्थितियां उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है, देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। कल जिस तरीके से आपने मंच में साधु संतों को देखा तो साफ है कि हिंदुत्व की जो लाइन है पार्टी उसको थोड़ा और हार्ड करेगी। उत्तर प्रदेश में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हिंदुत्व का जो एजेंडे पे जो बीजेपी, संघ या सरकारें चल रही है उस एजेंडे को और मजबूत करने की बात होगी, क्योंकि देवभूमि है। दूसरी बात यह भी आई थी कि अवैध जमीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं जो पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर अपनी अवैध गतिविधियां चला रहे हैं, उनको लेकर भी धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी ने साफ संकेत दिए थे कि उन पर भी एक्शन होगा। यानी इस बार देवभूमि का जो एक अस्तित्व, जिस बात से देवभूमि जानी जाती है, जिस बात के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, तो पुष्कर सिंह धामी साफ है कि हिंदुत्व की उस लाइन को साथ लेकर चलने वाले। जी ठीक है दीपांकर, बैठक के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, किस वक्त ये बैठक होनी है और कहां पर ये बैठक होनी है? कैबिनेट की आज की बैठक शाम 4:30 बजे विधानसभा कैंपस में होगी। वहां पुष्कर सिंह धामी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट के चीफ हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। सभी मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। 8 मंत्री हैं, 5 पुराने मंत्री हैं जो पहले भी जिनके पास कैबिनेट बैठकों का अनुभव है, 3 नए कैबिनेट मंत्री हैं। और सबसे अहम बात यह रहेगी कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। तो उम्मीद यह की जा रही है कि आज कैबिनेट के बाद देर शाम तक सभी मंत्रियों को विभाग बांटे जा सकते हैं, और फिर पुष्कर सिंह धामी के एक पिक्चर यहां से और यह क्लियर होगी कि किस मंत्री को वो क्या विभाग देते हैं, कौन से विभागों को अपने पास रखते हैं। इससे भी साफ होगा कि धामी की सोच अगले 5 साल के लिए क्या है। ठीक है, शुक्रिया दीपांकर इस तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कैबिनेट की अहम बैठक होनी है आज और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो उत्तराखंड के लिए कल का दिन ऐतिहासिक था। यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री देहरादून पहुंचे थे, जिनकी मौजूदगी में इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्यता प्रदान की गई। परेड ग्राउंड में 20,000 लोगों की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तस्वीरें आपके सामने हैं, उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और इस बार यही बाजीगरी दिखाई है पहाड़ के प्रताप पुष्कर सिंह धामी ने। लगातार दूसरी बार पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बने और परेड ग्राउंड में हजारों लोगों के बीच अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। मंच पर पीएम मोदी के साथ केंद्र सरकार के बड़े मंत्री और बीजेपी संगठन के सभी बड़े नेता मौजूद थे, और ईश्वर की शपथ लेते वक्त पुष्कर धामी की आंखों में चमक थी, क्योंकि राज्य की जनता ने और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पहाड़ में पुष्कर राज की वापसी हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी। सीएम धामी ने साफ कहा कि उनकी सरकार लोगों के घर तक पहुंचेगी, आखिरी छोर तक पहुंचेगी, और समस्याओं को समाधान करना ही उनका पहला और अंतिम लक्ष्य होगा। सीएम ने साफ कहा कि गुरुवार को पहली कैबिनेट होगी, जिसमें उनका लक्ष्य और विजन साफ नजर आएगा। हमारा संकल्प है जो विकल्प रहित है, उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारा विकास पहुंचे। और 2025 जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसके सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे होंगे, उस समय
पहाड़ में पुष्कर राज की वापसी हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी, लेकिन सवाल यह है कि चुनौतियों से पार कैसे पाएंगे। तो तमाम चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी के सामने हैं। हालांकि पिछले साल जुलाई में उन्होंने पद संभाला था और आपको बता दें इस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया। संकल्प पत्र की अगर बात करें तो कॉमन सिविल कोड को लागू करने की चुनौती उनके सामने रहेगी और चुनौती नंबर 2 ये है कि 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है उनके लिए और ऐसे में ये भी बड़ी चुनौती रहेगी। चुनौती नंबर 3 उनके सामने है सरकार और संगठन में किस तरह से तालमेल बिठाया जाता है, क्योंकि केंद्र के भरोसे पर उनको खरा उतरना होगा। 2024 में हम चुनाव होने हैं। और चुनौती नंबर 4 है रोजगार। राज्य में 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, ऐसे में ये भी एक उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। चुनौती नंबर 5 अर्थव्यवस्था। राज्य पर 65,000 करोड़ का कर्ज, ऐसे में अर्थव्यवस्था को किस तरह से उबारा जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। तो उत्तराखंड में कल नई सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री के साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस बार कई चेहरे कैबिनेट में शामिल किए गए तो कुछ कद्दावर और सीनियर चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इस बार कैबिनेट बदली नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 3 मंत्री नए चेहरे हैं, जबकि मंत्री पद के 3 स्लॉट अब भी खाली हैं। नए मंत्रियों में 5 गढ़वाल क्षेत्र से बनाए गए हैं तो 3 मंत्री कुमाऊं से हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का पद भी कुमाऊं के हिस्से आया है। वहीं मंत्रियों को बनाने में क्षेत्र के साथ ही जातिगत गणित का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 3 ठाकुर विधायक मंत्री बनाए गए हैं तो 3 ब्राह्मण विधायकों को मंत्री पद दिया गया है, जबकि दलित समुदाय से भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने वालों में सबसे पहले सतपाल महाराज रहे। कांग्रेस से बीजेपी में आए सतपाल महाराज को लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है और सतपाल को सियासत का भी लंबा अनुभव है। पिछली विधानसभा में स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल इस बार मंत्री बनाए गए हैं और प्रेमचंद अग्रवाल पहली बार कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल लगातार 4थी बार ऋषिकेश से विधायक चुने गए हैं। तीसरे नंबर पर गणेश जोशी ने शपथ ली। गणेश जोशी को भी लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। लगातार वो 4 बार के विधायक हैं और सैनिकों पूर्व सैनिकों के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को लगातार दूसरी बार हराने वाले धन सिंह रावत को भी दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। संघ के करीबी माने जाने वाले धन सिंह पिछली सरकार में भी कद्दावर मंत्री रहे हैं। लक्ष्य चलिए अब आपको बताते हैं कि धामी सरकार में मंत्रियों में किस तरह से समीकरण रखा गया, जातिगत समीकरण को किस तरह से ध्यान में रखा गया और संतुलन कैसे साधा गया। आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी ठाकुर हैं, कुमाऊं से आते हैं, तो वहीं सतपाल महाराज ठाकुर हैं, गढ़वाल से आते हैं। चंदन राम दास दलित हैं और कुमाऊं से आते हैं। तो इस तरह से जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रियों के नाम चुने गए हैं। आपको बताते चलें कि गणेश जोशी ब्राह्मण हैं, गढ़वाल से आते हैं, तो वहीं धन सिंह रावत राजपूत हैं और ये भी गढ़वाल से आते हैं। सुबोध उनियाल ब्राह्मण हैं, गढ़वाल से आते हैं, तो वहीं रेखा आर्य दलित हैं और ये कुमाऊं से आते हैं। अगर बात करें चंदन राम दास की, दलित हैं और ये भी कुमाऊं से ही आते हैं। सौरभ बहुगुणा ब्राह्मण हैं, कुमाऊं से आते हैं। तो तमाम नेताओं के नाम है और इसी तरह से जातिगत समीकरणों को ध्यान रखा गया है। देहरादून से वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर खबर है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रेखा आर्य को मिल सकते हैं उनके पूर्व के ही विभाग। इसके साथ ही सुबोध उनियाल का पूर्व विभागों के साथ ही कद भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं सौरभ बहुगुणा को समाज कल्याण परिवहन की जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है, तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल को विधायी, संसदीय कार्य और आबकारी का जिम्मा देने की बात सामने आ रही है। चंदन राम दास को ग्रामीण विकास और पंचायती राज की जिम्मेदारी मिल सकती है। देहरादून से भी बड़ी खबर है, पहली महिला स्पीकर बनेंगी रितु खंडूरी। आज विधानसभा स्पीकर के लिए करेंगी नामांकन। कोटद्वार से बीजेपी विधायक हैं रितु खंडूरी और आज स्पीकर बनने के लिए नामांकन करेंगी। पहली बार महिला स्पीकर बनेगी। आपको बता दें रितु खंडूरी आज विधानसभा स्पीकर के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। कोटद्वार से बीजेपी विधायक हैं रितु खंडूरी।
स्पीकर के लिए आज नामांकन दाखिल कर देंगे। आपको बता दें कि रितु खंडूरी के समर्थक बहुत पहले से ही चाह रहे थे कि उनका नाम सीएम के पद के लिए आगे किया जाए, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एमएलए हैं रितु खंडूरी और वो स्पीकर के लिए आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कब तक नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच सकते हैं रितु? देखिए, जहां तक विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन की बात है, विधानसभा इसके लिए पहले नोटिफिकेशन जारी करती है, जिससे कुछ देर बाद यह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद कल दोपहर 12 बजे तक का समय कैंडिडेट्स के पास होगा, पार्टियों के पास होगा कि वो नामांकन दाखिल कर सके। तो जो हमको जानकारी, हमारे पास जानकारी है, बीजेपी से रितु खंडूरी जो दूसरी बार विधायक हैं और कोटद्वार से जीत कर आई हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, तो पूर्व मुख्यमंत्री पीसी खंडूरी की भी बेटी है, उनको बीजेपी से बतौर विधानसभा अध्यक्ष नामांकन कर सकती हैं। कल 12 बजे तक नामांकन का समय होगा। 12 बजे के बाद ये तय हो जाएगा कि विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। क्या विपक्ष अगर इसमें नामांकन फाइल करता है तो सिर्फ वोटिंग होगी। बीजेपी से यदि कोई दूसरा भी नामांकन करता है, जिसकी संभावना बेहद कम हो जाती है, क्योंकि सर्वसम्मति से पार्टियां अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। तो कल 12 बजे के बाद पूरी तरह से एक औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा कि नया विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा। जी, और आपको क्या लगता है कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा सकता है, क्योंकि नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं? जो पहले के मंत्री हैं, क्या उन्हें पुराना ही विभाग दिया जाएगा? देखिए, जो मौजूदा कैबिनेट है, मौजूदा कैबिनेट में 5 पुराने मिनिस्टर हैं और 3 नए मिनिस्टर हैं। खासकर हम देखें कि जो पहले वाली कैबिनेट में हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, बंशीधर भगत, किशन सिंह चुफाल जैसे जो दिग्गज नेता थे, जो बड़े प्रोफाइल वाले जो मंत्री थे, वो इस कैबिनेट में नहीं दिखाई देंगे। लिहाजा जो इनके विभाग हैं, खासकर अर्जुन पांडे की अगर मैं बात करूँ, अर्जुन पांडे भी मौजूदा कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। उनके पास शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग था। हरक सिंह रावत के पास फॉरेस्ट जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था। ये डिपार्टमेंट भी अभी देखने वाली बात होगी किस मंत्री को ये डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। खासकर कल जब सुबोध उनियाल ने, जो सीनियर मिनिस्टर है मौजूदा कैबिनेट में, उनसे हमने बातचीत की, तो पूर्ववर्ती सरकार में उनके पास कृषि मंत्रालय था। सुबोध उनियाल की इच्छा है, उन्होंने खुद ये इच्छा भी जाहिर की कि क्योंकि टूरिज्म यहाँ पर एक बड़ा हब है, उत्तराखंड की आर्थिक एक हब बन सकता है टूरिज्म। उनकी इच्छा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट उनको दिया जाए, पावर जो डिपार्टमेंट है वो उनको दिया जाए। इसी तरह से जो रेखार्य है, रेखार्य अपने डिपार्टमेंट से संतुष्ट है। उनकी इच्छा है कि उनको फिर से महिला एवं बाल विकास जो सशक्तिकरण डिपार्टमेंट को देखते आई है, उसको दिया जाए, ताकि जो काम अधूरे छूट गए थे उनको कंप्लीट किया जा सके। देखना ये भी होगा कि पिछली कैबिनेट में सतपाल महाराज के पास लोक निर्माण विभाग जैसा। शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।